नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन का। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे अहम खबरों की जो आपके लिए खास है। और देखिए, पहली खबर, पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है और इसी पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ और भी बड़ी खबरों पर हमारी बातचीत रहेगी, खास तौर से इसी से जुड़ी हुई कि किस तरह से वो आतंकी फैक्ट्री चलाता है। तो देखिए कि ये 9 बजे में ये 4 बड़ी खबरें हैं। और ऐसे में आपको हम ये बता दें कि आतंक पर एक बार फिर से पाकिस्तान वो घिर गया है। ट्रंप के करीबी की हत्या हो गई है, ये एक और बड़ी खबर है। और वहीं वाराणसी से देखिए, मोदी का ये बड़ा संदेश आज के दिन वो मिलेगा और सुशीला कार्की को नेपाल में अंतरिम पीएम बनाया जा सकता है। ये 4 बड़ी खबरें जो आपके सामने हैं। और चलिए, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे और ये है आतंक पर एक बार फिर से देखिए पाकिस्तान घिर चुका है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्रियां चलाता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी बम धमाके करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल एक बार फिर से खोली। और देखिए, आतंकवाद को समर्थन के लिए पाकिस्तान को जमकर के फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को झूठ फैलाने, यानी कि प्रोपेगेंडा, जो कि झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाता है और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। पुलवामा और मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर फटकार भी लगाई। उन्होंने ये तक कहा कि आतंकवाद के उस प्रायोजक से हमें सबक लेने की जरूरत नहीं है जिसके नेतृत्व में हाल ही में अपने देश को डंप ट्रक बताया था। और देखिए कि ये देश इस प्रतिष्ठित परिषद में लगातार झूठ और दुष्प्रचार पेश कर रहा है। तो एक बार फिर से घिरता हुआ नजर आया। क्या कुछ क्षितिज त्यागी, भारतीय काउंसलर, ने कहा, सुनाते हैं। Pakistan's systematic abuse of this forum, coupled with its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece, has become a familiar pattern. Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond, lest we forget. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. Yet, Pakistan demonstrates the audacity to take the floor today, feigning moral outrage while continuing to finance and shelter the very networks that threaten global security. The international community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget. Our measured and proportionate response to the Pahalgam attack made that sufficiently clear. Mr. President, India will continue to protect its citizens with unwavering resolve. We will defend our sovereignty without compromise, and we will continue to expose time and again the elaborate deception of a failed state whose survival depends upon trafficking in terror and tragedy. Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time. और अब देखिए कि पाकिस्तान के मंत्री का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं जिसमें वो खुद को गधा बता रहे हैं। तो ये देखिए कि आतंक फैलाने वाले हमें नसीहत ना दे, ये सीधे तौर पर बड़ी बात भारत की तरफ से रखी गई है। और ऐसे में देखिए कि खुद पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो अपने आप को गधा बता रहे हैं, यानी कि वो देश जो आतंकियों को पनाह देता है, वो देश जो आतंकियों को का गढ़ है, वो देश जो लगातार आतंकवाद दूसरे देशों में भेजता है ताकि वहां पर दहलाया जा सके, अब वो यहां पर नसीहत दे रहा था। तो ऐसे में क्षितिज त्यागी के तरफ से दो टूक शब्दों में ये कह दिया गया कि जो आतंकवाद को पनाह देता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो हमें नसीहत ना दे। और देखिए, भारत ने आतंक पर खरी खरी पाकिस्तान को सुनाती है।
और क्या कुछ पाकिस्तान के मंत्री ने कहा वो आपको सुनाते हैं। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीजों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरी सहयोगी गीतू जुड़ चुकी है। गीतू, देखिए मंत्री का खुद बयान पाकिस्तान के, और वो कहते हैं भारत तो मर्सिडीज है और हम एक डंप ट्रक के तौर पर हैं। ये बयान ही बताता है कि वहां के मंत्रियों ने जो है वो सरेंडर कर दिया है कि पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह से यूएनएचआरसी में भारत की तरफ से इस बात को रखा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता है, और वैश्विक मंच पर बहुत ही खुले अंदाज में भारत की तरफ से बात रखी गई है, क्योंकि हमेशा से ही पाकिस्तान का विरोध भारत ने इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह से प्रायोजित आतंक भारत में फैलाया जाता है, इसको लेकर कड़ी फटकार लगनी चाहिए और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना चाहिए। और यही किया भी गया है। यूएनएचआरसी में जिस तरह से भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को फैलाने में पूरा सहयोग करता है, और शायद यही वजह है जिसके चलते अब जो पूरी दुनिया है वो भी पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। खासतौर से अगर यूएनएचआरसी में इस बात को रखा गया है तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि झूठ फैलाने को लेकर पाकिस्तान को घेरा गया है, साथ ही साथ वैश्विक सुरक्षा को किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है वो कहा जा रहा है। और हमेशा पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता है, आतंकियों का मददगार है, चाहे वो फिर किसी और देश की हम बात करें तो पाकिस्तान एक तरह से आतंक की फैक्ट्री चलाता है, और इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ यूएनएचआरसी में रखा गया है। वहीं स्विट्जरलैंड जो भी लगातार हमेशा भारत को घेरता हुआ नजर आया था, उसको भी लेकर लताड़ लगाई गई है, और अल्पसंख्यकों को लेकर यहाँ पर स्विट्जरलैंड को भी खरी खोटी सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो भारत है उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासतौर से पाकिस्तान को, जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि वैश्विक मंच पे पाकिस्तान झूठ बोलता है। उल्टा ये कहता है कि भारत जो है उसकी तरफ से उसका खुद का इंटीरियर जो मामला है, अंदरूनी मामला है, और ऐसे में लगातार भारत को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर भारत हम पर आरोप क्यों लगा रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान को पता है कि वो किस तरह से आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, और उससे कहीं ना कहीं अपनी बातों को वैश्विक मंच पर झूठे अंदाज में रखने के लिए जरूर जाना जाता है। और अब तो ये कहे कि पाकिस्तान की छवि जिस तरह से खराब हो रही है, और पुलवामा अटैक को लेकर जिस तरह से घेरा गया है, वहीं अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की सोच की, तो वो भी ऐसी है कि सामने वो झूठ बोलता है, पीछे सारी हरकतें करता है। जी बिल्कुल गीतू, अब इसको ये भी ध्यान में रखने की जरूरत पड़ सकती है कि यूएनएचआरसी में इस बात को तो रख दिया गया है, भारत ने पुरजोर तरीके से, हमने वो पहलगाम हमले के दौरान भी अपनी बातों को रखा था कि अब आप आंखें बंद करके नहीं रह सकते हैं, एक दुष्ट कंट्री है पाकिस्तान, और अब सबको जो है इसमें सम्मिलित होना होगा और बढ़ करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। यूएनएचआरसी में इस बात को जब रखा गया भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से, तो लग रहा है इसका आने वाले दिनों में असर होगा वैश्विक मंच पर। बिल्कुल किरण, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की पोल है वो सबके सामने खुल चुकी है। पहले पाकिस्तान जरूर ये झूठे दावे करता था कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं और हम बहुत पाक साफ हैं, ये सब जो है वो हमारे देश में हो रहा है, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं है, यानी कि हम भी आतंक से पीड़ित हैं। खासतौर से जब भारत को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे कि भारत का अंदरूनी आतंकवाद है ये, जिससे कि वो प्रताड़ित है और नाम लगाता है पाकिस्तान पर, तो सीधे तौर पर पाकिस्तान मुकर चुका था इस बात को लेकर। लेकिन जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ उसमें सीधे तौर पर यहाँ पर जितने भी आतंकी थे वो पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते थे, ये साफ हो गया। और अब ऐसे में विश्व में भी जिस तरह से हमने देखा, हमारे कई डेलीगेट्स जो गए हैं और ये समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को प्रायोजित करता है, तो ये सफल भी हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बाकी देशों का भी अब साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और पीएम मोदी भी जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं वहां कम से कम इस बात को प्रमुखता से उठाते हैं कि वो आतंक से कहीं ना कहीं अब ताल्लुक नहीं रखेंगे, यानी आतंक को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जिस तरह से अपने आप को पाक साफ बताता है, तो उसको बेनकाब करना भी एक हमारा मकसद होता है। बहुत खुलकर अब भारत अपनी इस बात को रखने लगा है। बिल्कुल गीतू, हमने देखिए ये जब वॉर का वक्त चल रहा था उस समय काफी एक्सपर्ट से भी चर्चा की थी, तो सबने ये भी कहा था कि इस मुद्दे को, यानी कि आतंकवाद के मुद्दे को यहीं पर नहीं छोड़ देना चाहिए, इसे आगे जो है हर मंच पर उठाना चाहिए। हमने देखा एससीओ समिट के दौरान या फिर ब्रिक्स के समिट के दौरान, या जब जब प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री किसी भी देश में जाते हैं, वहां के प्रतिनिधि से मुलाकात करते
हैं तो वहां पर आतंकवाद के मुद्दे को वो जरूर उठाते हैं। एससीओ में तो राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया था। तो अब ऐसे में ये माने कि जब तक ये मसला सुलझेगा नहीं, जब तक आतंकवाद खत्म होगा नहीं, जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, ये मुद्दा ऐसे ही उठता रहेगा, वो भी हर मंच पर। बिल्कुल, और ये मुद्दा ऐसे ही उठता भी रहेगा और उठाना भी चाहिए। और भारत इस बार बहुत ज्यादा मुखर है, यानी इस बार किसी भी तरह की कूटनीति का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अगर जैसे कि आप बता रही हैं एससीओ में राजनाथ सिंह ने मना कर दिया था हस्ताक्षर करने से, तो ये बहुत बड़ा खुद का एक सबूत है कि अब भारत किसी भी हाल में, चाहे कोई भी हमें हस्ताक्षर किसी बड़े डॉक्यूमेंट पर करने हो, तो यहाँ पर हम समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की जान हमारे देश ने आतंक के चलते गंवा दी है। और खासतौर से जिस तरह से इसे पाकिस्तान प्रायोजित करता है और वैश्विक मंच पर वो झूठ बोलता है, तो अब हमने भी ठान लिया, यानी भारत भी ये बात ठान चुका है कि अब कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे हमारे लिए उस वक्त एक कूटनीतिक विवशता क्यों ना हो जाए कि अगर डॉक्यूमेंट सामने आ गए तो हम उस पर साइन कर दें। यानी यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये संदेश दिया है कि हम अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को तो पहले हम चुनौती दे चुके हैं कि अगर अब कुछ भी ऐसा होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा, तो उस तरफ भी हमने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है। लेकिन वैश्विक मंच पर भी खुले तौर पर अब स्पष्टता के तौर पर हम ये कहने लगे कि आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी भी तरह से कूटनीतिक तौर पर भी किसी भी देश के सामने झुकते हुए नजर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीतू, पूरी जानकारी विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात वाराणसी की करेंगे, क्योंकि आज यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं और ये वाराणसी का उनका दौरा है। और ऐसे में देखिए, वहां पर मॉरिशस के पीएम से उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, दोनों देशों के बीच में व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस के पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम की मेजबानी करेंगे। और ऐसे में देखिए, वाराणसी में दोनों देशों के बीच में ये द्विपक्षीय चर्चा होगी, जिसमें विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे में देखिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा होने की संभावना है। आपको यह भी बता दें कि मॉरिशस के पीएम राम गुलाम 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और इस ऐतिहासिक शहर में यह मुलाकात अपने आप में आध्यात्मिक बंधन और लोगों के बीच में गहरे संबंधों के बारे में बताती है, जिसमें भारत और मॉरिशस के बीच में विशेष और अनूठे संबंधों को आकार दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी, बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नित्यानंद मिश्रा का, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है, दो देशों के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता होगी, क्या शेड्यूल है, क्या पूरी तैयारी है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 53वें दौरे पर है। ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उससे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री सुबह 10:40 पे वाराणसी के दाऊदपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां पर महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही 6 पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा करके जनप्रतिनिधि और काशीवासी हैं काफी उत्साहित और उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे और प्रधानमंत्री होटल ताज पहुंचेंगे। होटल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात मॉरिशस के पीएम राम गुलाम से होगी। वहां पे उनकी द्वितीय पक्ष की जो वार्ता है वो शुरू होगी। इस वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जी, पर्यटन को लेकर के, जिसके बाद प्रधानमंत्री और दोनों पीएम अपना एक दोपहर के भोज के लिए जाएंगे और उसके बाद पीएम मोदी वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये मुलाकात बेहद खास होने वाली है, जिसको लेकर के काशी समेत पूरे देश में बिल्कुल। नित्यानंद, वाराणसी पहुंच रहे हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री तो मौजूद होंगे ही होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे स्वागत के लिए। जी बिल्कुल, स्वागत करेंगे। उसके साथ दोनों लोग साथ में ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग 1.5 किलोमीटर की एक मिनी रोड से होगा, जहां पे काशीवासी पीएम का और सीएम योगी का भव्य स्वागत करेंगे पुष्प वर्षा करके। इसके बाद होटल ताज पहुंचने के बाद
दोनों पीएम की जो नित्यानंद, द्विपक्षीय वार्ता बाबा है, की वो नगरी होगी। है, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा दोनों देशों के संबंधों को, और मुद्दे तो आप बता ही रहे हैं। इसी के साथ किस तरह से एक आध्यात्मिक तौर पर एक प्रगाढ़ता जो है वो देखी जा सकती है? जो देखिए, मॉरिशस के पीएम 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं वाराणसी। कल वो वाराणसी पहुंचे, जिसके बाद आज पीएम मोदी उनके साथ एक वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद शाम को जो मॉरिशस के पीएम राम गुलाम है, वो गंगा आरती देखने जाएंगे। गंगा आरती क्रूज के माध्यम से देखेंगे और इसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करके रवाना हो जाएंगे कल। तो ये जो मुलाकात है वो बेहद खास होने वाली है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको न्योता दिया है अपने संसदीय क्षेत्र काशी में इसी पक्ष की वार्ता का, तो ये बहुत बड़ा संदेश कहीं न कहीं भारत समेत पूरे विश्व को देने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन नजर बनाए रखिएगा, तस्वीरें हम आपके माध्यम से जरूर देखेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। और ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात हम ट्रंप की करेंगे, क्योंकि ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और देखिए, ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की ये गोली मार करके हत्या यूटा में संबोधन के दौरान हमलावरों ने गोली मारी है। चार्ली की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की यूटा कॉलेज के एक कार्यक्रम में गोली मार करके यह हत्या कर दी गई है। और देखिए कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किर्क की तारीफ करते हुए उन्हें महान बताया। और ये वारदात तब हुई है जब किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी ओरेम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। और ये देखिए, ये वही रैली की तस्वीर है। और ये देखिए, यहाँ पर चार्ली किर्क जो है, देखिए किस तरह से संबोधित कर रहे थे। ये युवाओं को संबोधित कर रहे थे, छात्रों को संबोधित कर रहे थे, और वहां पर ये गोली मार करके हत्या की गई। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने किर्क को लेकर के जो है, जो उनकी हत्या हुई उसको लेकर के दुख व्यक्त करते हुए उनके बारे में कहा महान थे, और ये ट्वीट किया गया है। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपको अमेरिका की हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां चार्ली किर्क की देखिए भरी सभा में यह हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था अब जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा कहां है। इतनी बड़ी सभा में अगर यहाँ पर चार्ली किर्क पहुंच रहे हैं, तो क्या यहाँ पर व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के प्रॉपर नहीं थी? और ये देखिए, ये अचानक से और वहीं देखिए कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हमें अभी तक पता नहीं चला कि चार्ली किर्क की गोली मार करके हत्या किसने की, उसके पीछे की मंशा क्या थी। लेकिन इस तरह की घिनौनी हिंसा के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। मिशेल और मैं चार्ली के परिवार के लिए, खास करके उनकी पत्नी एरिका और उनके 2 छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। और हम सीधे यहाँ से रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमान, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब का, विदेशी मामलों के जानकार हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब, ये गन कल्चर है बहुत बढ़ा हुआ, उसका नतीजा है, या सुरक्षा में पूरी तरह से आप खामी देख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं अमेरिका में इस तरह से भरी सभा में यह हत्या का हो जाना? जय हिंद किरण जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। ये जो आज अमेरिका में हुआ, जिसमें चार्ली किर्क की जान चली गई, ये दोनों बातें जिसका आपने अभी जिक्र किया, पहला वहां पे गन कल्चर है जहां पे कोई भी नागरिक वहां जाके आराम से हथियार खरीद सकता है। जैसे हम भारत में आराम से आलू प्याज खरीदते हैं, वहां पे अमेरिकी नागरिक जाके उसी तरह से कोई भी बंदूक खरीद सकता है जो उसको चाहिए। दूसरा, अमेरिका की सुरक्षा इतनी कम हो चुकी है, और ये साफ दिखाता है कि चार्ली किर्क जो कि बहुत प्रसिद्ध एक वहां पे एक पॉडकास्टर थे, जो कि बहुत विख्यात डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर थे, बल्कि कुछ दिन पहले ही उनका जो पॉडकास्ट शो आता है द चार्ली किर्क शो, उसमें 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे और काफी ये प्रसिद्ध थे अमेरिका में। और जिस तरह से इनकी बेरहमी से वहां कत्ल किया गया है, पूरी भारी क्राउड के सामने 3000 लोग उनको सुनने आए थे यूनिवर्सिटी में, और जहां वो बैठे थे और ये जनसभा कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वहीं से 200 मीटर दूर की दूरी पे बिल्डिंग थी जहां से ये हमलावर ने हमला किया, जो कि घातक साबित हुआ।
तो जी। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका में सुरक्षा की बहुत बड़ी कमी है। सर, ये चार्ली किर्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खास थे, करीबी थे, तो ऐसे में क्या ये कोई संदेश है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के गुस्सा अमेरिका के अंदर में है, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो, क्योंकि महंगाई वहां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं जिसकी वजह से एक नाराजगी है यूथ के अंदर में। किरण जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता अमेरिका में कम होती जा रही, क्योंकि जिस तरह से वो उन्होंने बयान दिए हैं कई देशों के बारे में। अब माना जाता था कि अमेरिका और कनाडा की अटूट दोस्ती है, कनाडा के साथ भी उनके रिश्ते खट्टे हो चुके हैं। तो अमेरिका में काफी बड़े तादाद पे लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रखे हैं, और जिस तरह से चार्ली किर्क की हत्या की गई है, ये साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश है कि अब और नहीं तो अगला शायद हमला इससे भी बड़ा और खूंखार हो सकता है। मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा एक संदेश दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, रिपब्लिकन पार्टी के लिए, कि जो भी वो नीतियां अपना रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है और उन्हें सोच विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोडी साहब, हमारे साथ यहाँ पर आप जुड़े और आपने अपना समय दिया और इस खास मुद्दे पर यहाँ पर आपने पूरी जानकारी भी दी है कि आखिरकार अमेरिका में ये हो क्या रहा है और आगे होना क्या चाहिए। एक बार फिर से ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो साफ संदेश है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, गन कल्चर को खत्म करें, सुरक्षा को बढ़ाएं, ना कि आप लोगों को परेशान करें। जो हमने देखा कि वहां पर किस तरह से आपने जो है फोर्सेस को लगा दिया, लेकिन यहाँ पर आम लोगों के लिए किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है वो है नहीं। और ऐसा हमने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप भी उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच में थे, उन पर भी गोली चलाई गई थी और ऐसा समझा जा रहा था कि अब आने वाले दिनों में गन कल्चर खत्म होगा और हो सकता है सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद हो। लेकिन ये तस्वीर बताती है अमेरिका में सुरक्षित कोई नहीं। और चलिए अब बात करेंगे सुशीला कार्की की, जो नेपाल की अब कमान संभाल सकती हैं। जो यहां देखिए, नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर के हलचल तेज। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर के जो हलचल तेज हुई है, उसमें अंतरिम पीएम बन सकती हैं सुशीला कार्की। जेन जी आंदोलन की समर्थक हैं सुशीला कार्की। काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने भी समर्थन किया है। और ऐसे में देखिए, नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की संभावित तौर पर जो है वो चर्चा में है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली जो महिला चीफ जस्टिस हैं वो रह चुकी हैं। तख्ता पलट के बाद नेपाल में बातचीत और अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा हुई है। आंदोलन से जुड़े 5000 जेनजी युवाओं ने वर्चुअली मीटिंग की और जिसमें उनके नाम पर सहमति बन गई। काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है और देखिए, उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव कराएगी और इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना होगा, देश को नया जनादेश देना होगा। तो बालेन शाह का नाम पहले सामने आ रहा था, यूथ के बीच में काफी पॉपुलर, लेकिन उसके बाद अब सुशीला कार्की का नाम सामने आ गया है जो कि पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं। और ऐसे में वर्चुअली मीटिंग युवाओं की हुई है, जेनजी की हुई है। उन्होंने तय किया है कि कौन अब अगले अंतरिम पीएम के तौर पर जो है नेपाल की कमान संभालेगा। तो ये जो है वो फैसला जेनजी ने यहाँ पर लिया है, यानी नेपाल फिलहाल सेना जो है वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को, सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन अब पीएम अंतरिम कौन होगा उसका जिक्र वर्चुअली किया गया है। उसको लेकर के वोटिंग वर्चुअली की गई जिसमें सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा नंबर। और अब इसके बाद देखिए, सुशीला कार्की को जब जानकारी दी गई उन्होंने भी हामी भर दी है और सुशीला कार्की आने वाले दिनों में हो सकती हैं अंतरिम पीएम नेपाल की। और ऐसे में आपको ये बता दें कि ये इतना आसान नहीं है, वक्त तय करना है। जेनजी ने कहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव कराएगी ये अंतरिम पीएम।